हेलो गाइस। हमारा आज का टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन यूनाइटेड किंगडम देयर कम 4 कंट्रीज: इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 कंट्रीज़ आती हैं और वहाँ का संविधान जो है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं हम ये पढ़ने जा रहे हैं। पर उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एक संविधान होता क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। In simple terms, the constitution of a state may be defined as a body of rules and regulations, written as well as unwritten, whereby the government is organized and its functions too. मतलब संविधान एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है जो कि रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, जो कि डिफ़ाइन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसके क्या क्या फंक्शंस है। ये सब एक मतलब सेट ऑफ रूल्स में जो प्रिस्क्राइब होते हैं उन्हीं को हम संविधान कहते हैं। दैट इज़ ओनली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। And the constitution is used to describe the whole system of government of a country. The constitution is the collection of rules which establish and regulate or govern the government. And ये जो rules होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्टली लीगल इन द सेंस, मतलब पार्टली लीगल मतलब जिसे सारे कोर्ट्स रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उनके वायलेशन पे आप कोर्ट में जा सकते हैं और उनके लिए लड़ सकते हैं। और दूसरे जो रूल्स होते हैं वो नॉन लीगल होते हैं या एक्स्ट्रा लीगल भी कह सकते हैं, जो कि संविधान में है तो प्रिस्क्राइब तो किए गए हैं, लेकिन दे आर नॉट जस्टिशिएबल फॉर अस। हम उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते कि हमारे इन अधिकारों का हनन हुआ है। और जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पार्टली लीगल एंड पार्टली नॉन लीगल दोनों तरह के रूल्स आते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है डीपीएसपी भी है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल वेयर एज डीपीएसपी इज़ नॉन जस्टिशिएबल। तो पार्टली लीगल और पार्टली नॉन लीगल दोनों ही तरह के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की एक ख़ास बात ये भी होती है, ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ करके बहुत सारे लोग हों उसमें सब बैठ करके उसको बनाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है बेस्ड अपॉन द कन्वेंशंस विच इट इज़ फॉलोइंग फ्रॉम ईयर्स अगो। ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोग बैठ के बनाएं, जैसे फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व ही होते हैं और जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसीलिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को अक्सर कहा जाता है दैट इट इज़ अ ग्रोथ, इट इज़ नॉट अ मेक। इनफैक्ट ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन पे डी टॉकवेले ने कहा दैट देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ पे एक असेंबली ने बैठ कर के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, वहाँ पे एक रिटन फॉर्म में बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसीलिए टॉकवेले ने कहा कि देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लैंड। बल्कि ऐसा नहीं है। द इंग्लिश पीपल आर प्राउड ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ मेज इन विच द वेंडर इज परप्लेक्स्ड बाय अनरियलिटी, बाय antiquarianism and by constitutionalism. And what we need to understand for understanding the British Constitution is the term constitutionalism. आखिर constitutionalism होता क्या है? सबसे पहली बात, एक आपको फैक्ट समझना चाहिए कि जिस भी वर्ड के पीछे लिज़म आ जाए, LISM, तो लिज़म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। जैसे बिहेवियरलिज्म, बिहेवियर की आइडियोलॉजी इज़ बिहेवियरलिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी की जो आइडियोलॉजी है दैट इज़ यूटिलिटेरियनिज्म। उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की जो आइडियोलॉजी है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फीलिंग होती है जो एक कंट्री के सिटीजन्स में ऑलरेडी इम्बाइब होती है, उसे कोई ज़बरदस्ती इन्फोर्स नहीं कर सकता। एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक देश का रिटन संविधान हो, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट हो। Instead, constitutionalism is followed by the people of the country, even with their own feeling, without having a written constitution. And the biggest example of this feeling of constitutionalism is Britain. We all can get this in the
पीपल ऑफ ब्रिटिश। क्योंकि ब्रिटेन के लोगों में क्या है कि वो बहुत टाइम से एक रूल को, एक कन्वेंशन को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो अभी भी उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे कहीं लिखित में दे दें, बिना उसे किए भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं, और इसी चीज़ से वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो वहाँ के लोगों में आता है। नाउ वी कम टू द गवर्नमेंट ऑफ यूके। अब हम यूके के गवर्नमेंट के बारे में पहले थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो इसे एंसेस्ट्रल होम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहा जाता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन की ही देन है। इट इज़ द मदर होम ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक सबसे बेस्ट स्टेटमेंट लिखा गया है एक बुक में, दैट British Parliament is happily described as the mother of the modern parliaments, and her constitution, though unwritten, is appropriately lauded as a testament of democracy in a land without a declaration of independence. And we need to understand that homogeneity, consensus, and deference are often cited as the outstanding feature of the British society. वहाँ के तीनों आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं, होमोजेनिटी, कंसेंसस एंड डिफरेंस। द फर्स्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग salient feature of British Constitution is that it has an unwritten constitution. Unwritten constitution इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात ये नहीं है कि यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरे पार्ट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चार्टर्स या डिसीजन साइन किए गए होंगे वहाँ के किंग्स और मोनार्क्स द्वारा, उन्हें लिखित फॉर्म में रख लिया गया, और वो बहुत ही लिमिटेड पार्ट है, इसीलिए वहाँ का बहुत थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। जबकि अ बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ प्रैक्टिस्ड एज यूसेज एंड कस्टम्स, दे आर अनरिटन। तो जो बल्कि पार्ट है वो अनरिटन है, इसीलिए यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को इन अ टोटल फॉर्म अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और जो वहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ लिस्ट है, जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, पिटिशन ऑफ राइट्स ऑफ 1628, हेबियस कॉर्पस एक्ट ऑफ 1679, बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689, एंड सो ऑन टिल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट ऑफ 1918, 1928 एंड 1970 एंड मच मोर। इस प्रकार से वहाँ के काफ़ी सारा रिटन फॉर्म में है, लेकिन वो इन कंपैरिजन टू अनरिटन फॉर्म बहुत कम है, इसीलिए ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ब्रिटेन का, उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और डाइसी ने इसी वजह से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को डिनोमिनेट किया एज कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कन्वेंशंस ही है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, लोग वहाँ के यूसेज को, वहाँ के कस्टम को ही फॉलो करते हैं। इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम दो पार्ट्स में माने, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड नहीं, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम दो पार्ट्स में माने, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो रिटन फॉर्म है जिसमें कुछ ग्रेट चार्टर्स और स्टैट्यूट्स आते हैं, दे आर वेरी क्लियर दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल सेगमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंटरनल सेगमेंट है, बट द प्रैक्टिसेस एंड द कस्टम्स विच आर हेजिंग अराउंड देम, दे सप्लाई फ्लैश एंड ब्लड टू द ड्राई बोन्स ऑफ द रिटन स्केलेटन। जो हम मान सकते हैं जो रिटन पार्ट है, जो बहुत ग्रेट चार्टर्स और स्टैट्यूट साइन है, वो अंदर की सूखी हड्डियों के समान है। और जब हम लोग प्रैक्टिसेस और कस्टम्स जो ब्रिटेन के लोग फॉलो करते हैं, जब हम उन्हें ऐड ऑन कर देते हैं, तो दे सप्लाई द ब्लड एंड फ्लश टू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल पूरा होता है। और डाइसी ने तो डिवाइड किया इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इन द फॉर्म कि जो बॉडी ऑफ रिटन रूल्स हैं, उन्होंने बॉडी ऑफ रिटन रूल्स को कहा लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो बॉडी ऑफ अनरिटन रूल्स है, जो वेल इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, उसे उन्होंने कहा कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डाइसी ने दो चीज़ें कहीं, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन पार्ट को, और कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रैक्टिस थी, जो अनरिटन पार्ट था, उसे। द नेक्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ that it is an evolved constitution. Evolved का मतलब अपने आप में स्पष्ट है कि वो इवॉल्व हुआ है ग्रेजुअली फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये जो फीचर है इसका, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन का, यही फीचर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को डायनेमिक बनाता है। ये डायनेमिक इसलिए बनाता है क्योंकि पहले तो समझिए कि ब्रिटेन
में कभी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठी लाइक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑफ यूएसए, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हो। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रोथ है, अपने आप ग्रो किया है, इट इज़ नॉट अ मेक, इसे बनाया नहीं गया है, ठीक है। और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डज़ नॉट पजेस अ कोहेरेंट वेल फॉर्मुलेटेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इट डज़ नॉट सब्सटेंशिएट द चार्ज कि वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, ये कहा ही नहीं जा सकता है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट इज़ अ ग्रोथ, इट इज़ नॉट अ मेक, इसे बैठ के बनाया नहीं गया है। और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अधिक डायनेमिक है, और वो डायनेमिक इसलिए है क्योंकि इंग्लिश पीपल इतने अधिक सजग हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, कि उन्हें टाइम जब ऐसा लगता गया कि ये चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं हैं, तो उन्होंने उसे अपने कन्वेंशन से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के बाहर रख दिया। और जब उन्हें टाइम के साथ कुछ लगता गया कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें इसे अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए, तो उन्होंने उसे उठा के अंदर रख लिया। मतलब वो टाइम के साथ चेंज होता गया। ऐसा नहीं है कि वो एक रिजिडिटी जो हम फॉलो भी नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी बोझ की तरह लिए चल रहे हैं क्योंकि ये हमारे संविधान में है। द पीपल ऑफ ब्रिटेन आर नॉट लाइक दैट। और इसीलिए वहाँ के लोगों के अंदर बहुत ही अधिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, क्योंकि वो जैसे चाहते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। देयर इज़ नो थिंग लाइक रिजिडिटी इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वहाँ का एक बहुत ही डायनेमिक फैक्टर है। एंड this constitution is like evergreen tree bearing the fruits and flowers in response to the climatic conditions। मतलब एक पेड़ जैसे climatic conditions के अनुसार कभी फल देता है, कभी पत्ते छोड़ देता है, कभी फूल देता है, उसी प्रकार है वहाँ पे। जब उसे लगा कि अब हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, वो अडॉप्ट करता है। जब उसे लगता है हमें ये छोड़ देना चाहिए, तो वो छोड़ देता है। सो इट इज़ लाइक अ एवर ग्रीन ट्री बियरिंग द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स in response to the climatic conditions। The very important term, that in response to the climatic conditions, or it has been described as a living organism ever growing and functioning without having sudden leaps or suffering from unexpected breaks। It is like that living organism। Hope you all getting it। और इसी वजह से इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिज़ाइंस। अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड डिज़ाइंस, इस टर्म से उसे डेजिग्नेट किया गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है। या फिर अ चाइल्ड ऑफ चांस एंड विजडम, अ प्रोडक्ट ऑफ चांस और विजडम, या अ चाइल्ड ऑफ चांस एंड विजडम, ये दो टर्म्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिज़ाइंस और अ चाइल्ड ऑफ चांस एंड विजडम। एंड द थर्ड सेलिएंट फीचर इज़ द यूनिटरी सिस्टम। देखिए, बेसिकली दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो कोर यूनिटरी फॉर्म है वो पाया जाता है ब्रिटेन में, और जो कोर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पाया जाता है यूएसए में। तो पहले दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है हमें वो समझना चाहिए। डिफरेंस क्या है? जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं, कंसंट्रेटेड होती हैं सेंटर के पास, और सेंटर पावर्स देता है यूनिट्स को। और जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें जो गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड होती है स्टेट लेवल, यूनियन लेवल, लोकल लेवल। इसमें क्या है कि सबके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, जैसे अपने इंडिया में भी है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसमें हम एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरण नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये होता है। तो यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल करती है। हाँ, बट डोंट मिस्टेक कि इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में क्वाजी फेडरलिज्म है, मतलब क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम भी प्रिवेल करता है और फेडरल सिस्टम भी प्रिवेल करता है इंडिया में। यूनिटरी सिस्टम कैसे प्रिवेल करता है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर से पावर बाकी यूनिट्स को जाती है, स्टेट को जाती है और लोकल बॉडीज़ को जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब भी किसी ऐसा मैटर हो, जैसे कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे स्टेट भी लेजिस्लेट कर सकता है और सेंटर भी लेजिस्लेट कर सकता है, पर अगर दोनों में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है, तो जो सेंटर होता है
उसका जो लेजिस्लेशन होगा इट विल ओवरराइड द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। तो इसीलिए इंडिया में क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बाकी जो कोर फेडरलिज्म है, जो प्रॉपर डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट शो करता है, देयर इज़ प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, तो वो यूएसए में पाया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पावर इज़ कंसंट्रेटेड टू द सेंटर ओनली। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर है और यहाँ की पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है। पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम एंड व्हाट इट वांट्स दैट ओनली हैपन्स इन इंग्लैंड। और ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो दूसरी यूनिट्स हैं लाइक स्कॉटलैंड, वेल्स, यहाँ पे अपना कोई पर्सनल पावर नहीं है, सबके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे वो अपने अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि जो एमपी है स्कॉटलैंड का, वहाँ पे स्कॉटिश ग्रैंड कमेटी है, हाउस ऑफ कॉमन्स में वो रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। ऐसे ही वेल्श में है। इनफैक्ट आयरलैंड में तो हाउस ऑफ कॉमन्स और सेनेट भी है नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशंस हैं, ब्रिटेन में भी हैं, लेकिन जो फाइनली जो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इज़ ऑलवेज हेल्ड विद द सेंटर and that's why the core unitary form of government we can find it, we can trace it in Britain only. And administrative efficiency के पर्पज़ से थोड़ी बहुत लोकल यूनिट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको भी जो पावर्स जाती हैं वो सेंटर से ही जाती हैं। सेंटर जब चाहे उन्हें क्लोज़ कर सकता है उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, या कुछ भी कर सकता है, सारी पावर सेंटर के पास होती है। इसीलिए यहाँ के गवर्नमेंट को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। The fourth important feature is it has a flexible constitution. Now see how कि इसके पास flexible constitution कैसे है। तो British constitution is flexible in the view of the fact that it can be changed very easily. कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है यहाँ पे हायर लॉ में और लोअर लॉ में। यहाँ का कोई भी लॉ बहुत ही आसानी से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री लॉ बनाती है और पार्लियामेंट्री लॉ को खारिज कर देती है। तो पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, इसीलिए यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है। Any law passed by the parliament by its simple majority may amount to a change in the constitution. Simple majority से हम यहाँ के हर लॉ को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी स्पेशल प्रोसेस ले डाउन नहीं किया गया है फॉर पासिंग अ बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, वहाँ स्पेशल मेजॉरिटी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। विद द सिंपल मेजॉरिटी वी कैन अमेंड an ordinary law and as well as the constitutional law. So the constitution of Britain is called so flexible constitution. और इस फ्लेक्सिबिलिटी का जिम्मेदार कौन है? The unwritten character of the constitution is responsible for this flexibility in the constitution. That is why we find that slow and the gradual way in which the power is passed from the monarch to the parliament and from the parliament to the cabinet and thereon to the prime minister speaks of the highly flexible character of the English constitution. तो पावर्स इतनी आसानी से ट्रांसफ़र होती गई मोनार्क से पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट से कैबिनेट को और कैबिनेट से फिर प्राइम मिनिस्टर को, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी फ्लेक्सिबल है। वैसे हम एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड कैसे करते हैं? सिर्फ अमेंडमेंट पावर के, अमेंडमेंट प्रोसेस के उस पर, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को इजीली अमेंड किया जा सकता है, इसका अर्थ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर वो बहुत रिजिड हैं या उन्हें करना काफ़ी मुश्किल है, इट इज़ अ टीडियस प्रोसेस, तब हम कहेंगे कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है। और सिंस यहाँ पे सारे अमेंडमेंट्स बहुत आसानी से हो सकते हैं, इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। The next most important salient feature of British Constitution is sovereignty of the British Parliament. मतलब संप्रभुता, वहाँ की पार्लियामेंट कितनी अधिक संप्रभु है। संप्रभुता का अर्थ है दैट बीइंग सो पावरफुल इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली टू टेक योर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं बिना किसी और के दबाव के, बिना किसी के प्रेशर के, आंतरिक रूप से भी और बाहरिक रूप से भी। मतलब बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री भी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अमेरिका से,
कहीं और से और अंदर से भी आपकी कंट्री के अंदर भी कोई प्रेशर नहीं है। मतलब सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो संप्रभु है, ठीक है। और वहाँ की जो पार्लियामेंट है वही है सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। और ये जो एक टॉपिक है सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपकी एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आता है, दैट एक्सप्लेन द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन इज़ सुप्रीम। सो उसको मैं इधर डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन वेरी मच डिटेल। तो आप उस लिंक पे चले जाइए, ठीक है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ द रूल ऑफ लॉ। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेटिक वे ऑफ द पीपल विदाउट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अ रिटन फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। मतलब ये बहुत ही अचंभा कर देने वाली बात है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो अपने आप को एक्सट्रीमली सिक्योर और फ्री फील करते हैं, जबकि वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व है क्योंकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने, वहाँ के गवर्नमेंट ने लोगों को एक डेमोक्रेटिक वे दिया है जीने के लिए, जबकि वहाँ पे कभी भी इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, वहाँ का कभी भी कोई रिटन फंडामेंटल लॉ नहीं हुआ। फिर भी वहाँ के लोग इतने फ्री फील करते हैं, इतना सिक्योर फील करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट द रूल ऑफ लॉ। और ये जो रूल ऑफ लॉ है वो एवी डाइसी की देन है। एवी डाइसी एक वहाँ के इंग्लिश में थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। एंड दिस रूल ऑफ लॉ, इट डज़ नॉट मीन द रूल बाय द सुपरमैन, किसी भी इंसान का सुपर रूल, एक सुपरमैन का किसी का रूल। रूल ऑफ लॉ का मतलब बिल्कुल ये नहीं है। रूल ऑफ लॉ अपने टर्म से ही बहुत ही स्पष्ट है दैट लॉ, वहाँ पे लॉ रूल करता है, रूल बाय द सुपर साइंस ऑफ लॉ, and it represents the antithesis of rule of lawlessness. And the concept of rule of law was given a classical formulation by Dicey in the form of following prepositions. 3 prepositions उन्होंने दिए। पहला, the rule of law guarantees liberty of a person and property by implying that no person can be arbitrarily deprived of his life, liberty or property by arrest or detention, except for the definite breach of law, tried and held so by a court of competent jurisdiction। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से और उसके प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसका डिटेंशन नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस उसने कोई लॉ को ब्रीच नहीं किया, कोई लॉ नहीं तोड़ा है। और अगर उसने कोई लॉ तोड़ा भी है तो इसको पहले आपको कोर्ट में सिद्ध करना होगा कि उस व्यक्ति ने कोई लॉ तोड़ा है। Second proposition, the rule of law ensures equality, that every person is equal in the eye of law and subject to the ordinary code for the country regardless of their private or the public positions। हर व्यक्ति लॉ की नज़रों में समान है, एवरीवन इज़ इक्वल। कोई भी छोटा बड़ा, मतलब एक भिखारी का बेटा है या एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, दोनों ही लॉ की नज़रों में सेम होंगे। Everyone is under the control of the law made by the parliament or the common law emanating from the judicial decisions and under the jurisdiction of ordinary court। हर कोई समान है लॉ की नज़रों में। और जो लास्ट प्रपोजिशन, तीसरा प्रपोजिशन उन्होंने दिया वो ये था कि द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन आर अ रिजल्ट ऑफ judicial decisions determining the right of the private citizens in a particular cases brought before the court। Simply stated, it implies that the legal rights of the people are not protected by the terms of the written constitution as in a country like United States. They are the safeguard by the operation of the ordinary law and remedies available under these ordinary laws against those, whether public officials or private persons who interfere with these freedoms unlawfully। इसका अर्थ ये है कि इंग्लैंड का जो इंग्लिश का जो संविधान है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो लोगों के जो पर्सनल अधिकार हैं जो समय समय पर कोर्ट के सामने लाए गए और सिद्ध किए गए, उनका परिणाम है। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजल्ट
of the rights of the people which are brought before the court time to time. बस थर्ड प्रपोजिशन का इतना ही मतलब है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड. और ये तीनों इम्प्लीकेशंस जो ऊपर हैं रूल ऑफ लॉ के, ये यही सिद्ध करते हैं कि अल्टीमेट एम जो है रूल ऑफ लॉ का, दैट इज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल. यही सुप्रीम नॉर्म है ऑफ द लैंड ऑफ इंग्लैंड. सो दिस वॉज ऑल ओवर अबाउट द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ वॉज गिवन बाय द इंग्लिश राइटर A.V. डाइसी. उन्होंने 3 प्रपोजिशंस दिए और तीनों प्रपोजिशंस का टोटल एम, पूरा मोटो सिर्फ इतना ही था, welfare of the people of England. Now the next important feature of the Constitution of Britain is bicameralism. Bicameralism मतलब पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज. जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. उसी प्रकार से इंग्लैंड में भी 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स. हाउस ऑफ कॉमन्स में वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो कि पॉपुलेशन के आधार पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके जाते हैं. और हाउस ऑफ लॉर्ड में हेरिडिटी के बेसिस पे राजाओं को या रॉयल फैमिली के ग्रुप्स को चूज़ किया जाता है. तो हाउस ऑफ लॉर्ड में नॉमिनेट किए जाते हैं चुनिंदा लोग होते हैं, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स में लोग अपने प्रतिनिधि सेलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में. और जितने भी लॉज बेसिकली फॉर्मुलेट होते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा ही फॉर्मुलेट किए जाते हैं. अब समय के साथ ये हो गया है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैज़ रियली बिकेम एन आउटडेटेड पार्ट ऑफ द इंग्लिश पार्लियामेंट. उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जैसा कि इंग्लैंड के लोग अपने बहुत ही अधिक कंजर्वेटिव हैं, वहाँ के संविधान का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिलेंट फीचर है कंजर्वेटिज़म. वहाँ के लोग बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, बहुत अधिक चेंज नहीं होना चाहते इन द टर्म्स ऑफ देयर ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड ट्रेडिशंस एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशंस. हालांकि आज हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं. कई दफ़ा इंग्लैंड में इसके लिए बात भी हुई ब्रिटेन में कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रिमूव कर दिया जाए, बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी भी एग्जिस्ट करता है एज अ सिंबल ऑफ देयर ओल्ड यूसेज, एज देयर सिंबल ऑफ देयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन एंड ओल्ड कस्टम. एंड बेसिकली जो पार्लियामेंट का सारा काम होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा ही किया जाता है. बट बाईकैमरलिज्म फीचर डू एग्जिस्ट इन इंग्लैंड बिकॉज there are 2 houses, House of Commons and House of Lords. Though House of Commons is much more superior than House of Lords, and over the process of time and gradually it has established itself as a very strong institution in England. And you have already studied about the supremacy of the British Parliament. It is the supreme institution of England which makes the laws of the land, and there is no institution in England which can change what the laws has been made by the parliament. कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बना ही नहीं है इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट के बनाए लॉज को खारिज कर सके. पार्लियामेंट इज़ ओनली सुप्रीम एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स. सिंस हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा वो नहीं है, येट दे डू एग्जिस्ट, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. But House of Commons is what more efficient body, more important body, more strongly established body. The next important feature is that there is very limited separation of power. What we understand by this separation of power कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो तीनों बॉडीज़ हैं, ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये तीनों अलग अलग फंक्शन करेंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे. बट इंग्लैंड में ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, क्योंकि देयर इज़ वेरी लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर. क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसमें आप सभी जानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव होता है उसी में से निकल के आता है एग्जीक्यूटिव. तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में तो खैर कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया. बट येस, जुडिशरी इज़ क्वाइट केप्ट अपार्ट. जुडिशरी में और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा सेपरेशन है, इसीलिए कहा जाता है देयर इज़ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर. अगर उतना भी नहीं होता तो वी शुड हैव बीन सेड दैट देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ पावर इन ब्रिटेन. बट येस, देयर एग्जिस्ट अ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर. वाई? बिकॉज जुडिशरी is independent and is separated from the 2 chambers, what is legislative and the executive. So there is limited separation of power. And the next important salient feature is that there is very much contrast in the theory
and in the practice in England. मतलब कहा कुछ और जाता है, थ्योरी में लिखा कुछ और जाता है, माना कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है. देयर इज़ वेरी मच डिफरेंस इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस. लाइक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कहा जाता है कि किंग जो है वो अपॉइंट करता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को. बट होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर किंग को बताता है कि आप इन्हें अपॉइंट करिए, और किंग तो बस उस पर साइन करता है. किंग सिर्फ साइन करके अपॉइंट करता है, बट वो एक्चुअल डिसीजन, एक्चुअल विजडम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है. तो देयर इज़ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ रिटन एंड व्हाट इज़ प्रैक्टिस्ड. तो कहने के लिए वहाँ पे सब कुछ किंग करता है. एवरीथिंग इज़ डन इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी. सब कुछ किया जाता है किंग के नाम पे. बट एक्चुअली द मतलब पिक्चर इज़ व्हाट दैट ही डज़ नथिंग. एक स्टेटमेंट कहा गया है जब आप किंग एंड क्राउन टॉपिक पढ़ेंगे, दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग. डू यू नो वाई किंग कैन डू नो रॉन्ग? बिकॉज किंग डज़ नथिंग. किंग कुछ करता ही नहीं है तो वो गलत क्या करेगा, एंड दैट इज़ वाई किंग कैन डू नो रॉन्ग. बाकी एक टॉपिक है किंग एंड क्राउन. विल श्योरली टेक दिस टॉपिक इन आर अदर लेक्चर. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ टू पार्टी सिस्टम. तो ये जो टू पार्टी सिस्टम है, इसका मतलब वहाँ ब्रिटेन में जो मेनली टू पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं. इट डज़ नॉट एट ऑल मीन्स कि सिर्फ दो ही पार्टीज़, और सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन जो मेन कंपटीशन होता है, जो मेन लीडर पार्टी एंड मेन अपोजिशन पार्टी है, वो होती है सिर्फ लेबर सोशलिस्ट, दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी. फ़िलहाल इन प्रेजेंट कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है, और जो लेबर सोशलिस्ट पार्टी है वो अपोजिशन में है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस छोटी छोटी पार्टीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, लाइक ग्रीन पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी. एंड फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी इज़ इन कोलिशन विद द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी. But yes, you need to understand that there exists two-party system in Britain, and the two main parties are Conservative Party and Labour Socialist Party. And apart from this, आपके नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा इज़, वहाँ पे एक नई पार्टी फॉर्म हुई थी UKIP. एंड इसका जो मेन पर्पस था UKIP का, दैट वाज ब्रेग्जिट. तो वो एक यही एजेंडा लेकर आई थी UKIP की, हमें ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट करवाना है. एंड पहले तो इससे कोई कन्विंस नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोग कन्विंस होते गए. फिर वहाँ पे एक रेफरेंडम भी हेल्ड हुआ जिसमें ब्रेग्जिट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और फाइनली ब्रिटेन हैज़ एग्ज़िट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. सो दिस UKIP वॉज फॉर्म फॉर दिस पर्पज़, और अब वो पर्पज़ कंप्लीट हो गया. अब ये देखना है कि क्या UKIP अभी भी एग्जिस्ट करेगी, या फिर इट विल स्लोली डिसअपेयर, और व्हाट विल हैपन विल सी. बट मेनली दो पार्टीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज़ लेबर सोशलिस्ट पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी. So this was all about the salient features of the British government. So if you guys have liked the video, please do like and subscribe my channel. And if any queries, any doubts or any questions, then please comment it. I will try to fulfill your query. And if any mistakes are committed, then please tell. I will also correct it. Thank you very much for listening me.